हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारे सीआईबी के एबीएम पेपर का मॉड्यूल ए का चैप्टर नंबर 11 जो कि है चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। फ्रेंड, ये हमारे मॉड्यूल ए का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद फिर हम लोग मॉड्यूल बी करेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा यूनिट 11। फ्रेंड्स, इसके हमारे ऑब्जेक्टिव्स पहले देखते हैं। इस चैप्टर में हम लोग दो चीज़ देखेंगे। पहली तो है फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी और दूसरी है चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज एंड पर्टिकुलरली फॉर दैट इंडिया देयर आर 5 कंसर्न। मतलब इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इंडिया को देखें तो हमारे 5 जो है वो मेजर कंसर्न हैं। उन्हीं 5 कंसर्न को इस चैप्टर में बताया गया है। तो आइए देखते हैं कि वो पांचों कंसर्न क्या क्या है। पहले हम थोड़ा सा यूनिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी देख लेते हैं क्या क्या है। What are the unique features of the Indian economy that distinguish it from other EMAs, other emerging countries से इकोनॉमीज से हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो डिफरेंट कैसे है, आइए देखते हैं। तो उसमें पहला जो है, आवर ग्रोथ इज ड्रिवन बाय डोमेस्टिक डिमांड बोथ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। है ना, हमारा जो डोमेस्टिक डिमांड जो है वो हमारा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों में जो ग्रोथ है वो हमारे डोमेस्टिक डिमांड की वजह से है। तो पहला हमारा कारण ये है। और इसी से हमारा जो इंडिया में जो है सेविंग रेट और इन्वेस्टमेंट रेट में बैलेंस है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेविंग रेट इज़ 37.7% एंड इन्वेस्टमेंट रेट इज़ 39.1%। तो ये हमारा बैलेंस्ड है। दूसरा हमारा जो है वो है ट्विन डेफिसिट। ट्विन डेफिसिट फ्रेंड हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था। ट्विन डेफिसिट हमारा क्या क्या है, एक तो फिस्कल डेफिसिट है और दूसरा है करंट अकाउंट डेफिसिट। तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो है बैलेंस बिटवीन डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड सेविंग ऑन द वन हैंड एंड स्ट्रक्चरल बॉटलनेस इन मेजर एरियाज। तो हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन और सेविंग्स है और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल का जो भी प्रॉब्लम है मेजर एरियाज में, उनके बीच में भी यहाँ पे बैलेंस है। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं जो हमारे इंडियन इकोनॉमी के यूनिक फीचर्स हैं। फ्रेंड, ये पॉइंट्स जो है बहुत आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि आईआईबीएफ के जो भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ना वो ऐसे ही आते हैं। वहाँ पे आपको 2, 3, 4 ऑप्शन दे दिए रहेंगे और वहाँ से फिर आपको ऑप्शन रहेगा एमसीक्यू में 1, 2, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 4 ऐसे करके रहते हैं। तो आप जहाँ पे भी पॉइंट वाइज अगर दिया हुआ है किसी भी पैराग्राफ में बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उनको बहुत ही ध्यान से और बार बार पढ़िए ताकि आपको वो याद हो जाए, क्योंकि वहाँ पे वो उसमें बहुत ही माइनर जो है वो मिस्टेक देके वहाँ पे देते हैं। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको रिमेंबर नहीं है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं। चलिए अब हमारे जो 5 मेजर कंसर्न है जो हमारे इंडियन इकोनॉमी के, उनको हम लोग देखते हैं। वही हमारे चैलेंजेस है इकोनॉमी के लिए। तो क्या क्या चैलेंज है हमारे इकोनॉमी का। पहला जो है वो है एग्जिट फ्रॉम एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन। ये देखिए फ्रेंड क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज़ पिक्ड अप इन द पास्ट कपल ऑफ मंथ बट एक्सपोर्ट ग्रोथ रिमेन्स निगेटिव। हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो बढ़ा है पिछले कुछ महीनों में, लेकिन हमारा जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो अभी भी काफ़ी कम है। इसी वजह से हमारे मार्केट में जो है हमारे फूड प्राइसेस जो है वो हाई हैं। हमारा कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन जो कि हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कोर इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दोनों जो है वो बढ़ रहा है। तो इसमें जो मेनली जो पार्टिसिपेट होता है फ्रेंड वो एक स्ट्रक्चरल डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो स्ट्रक्चरल डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस जो हुआ, जैसे हमारा सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है, तो उसी को हम इम्बैलेंस कहेंगे। और दूसरा है साइक्लिकल फैक्टर। साइक्लिकल फैक्टर क्या है, मॉनसून। मॉनसून जो है, मॉनसून की वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो सफ़र करता है। हमारे इसी वजह से हमारे जो फूड प्राइसेस हैं वो बढ़ते हैं। तो हाई फूड प्राइसेस आर देयरफॉर ए मिक्स ऑफ स्ट्रक्चरल एंड साइक्लिकल फैक्टर। स्ट्रक्चरल फैक्टर फ्रेंड्स हमारा हो गया डिमांड एंड सप्लाई इम्बैलेंस और साइक्लिकल फैक्टर हो गया मॉनसून। सो वी मे नीड टू एग्जिट फ्रॉम एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी अर्लियर देन एडवांस्ड इकोनॉमीज।
तो हम लोगों को जिन देशों की एडवांस इकोनॉमी है, अगर उनसे हमें आगे निकलना है या हमें अच्छा डेवलपमेंट करना है, तो हमें हमारी जो एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी है उससे हमें निकलने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो हमारा है सेकंड कंसर्न, वो है मैनेजमेंट ऑफ लार्ज एंड वोलेटाइल कैपिटल फ्लोज। तो इसमें फ्रेंड देखिए क्या कह रहा है कि इन इंडिया द करेंट अकाउंट इज इन मॉडेस्ट डेफिसिट, हेंस लार्ज एंड वोलेटाइल कैपिटल फ्लोज कैन इम्पोज मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉस्ट। हमारा जो करंट अकाउंट में जो डेफिसिट है वो बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही वोलेटाइल हमारा कैपिटल फ्लोज है, जो कि हमें हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉस्ट को इफेक्ट करता है, तो हमें उसको भी ठीक करना है। तो इमर्जिंग मार्केट सेंट्रल बैंक हैव 3 ऑप्शन इन मैनेजिंग कैपिटल फ्लो। तो जो हमारा इमर्जिंग मार्केट सेंट्रल बैंक है फ्रेंड, हमारा सेंट्रल बैंक जो है वो आरबीआई है। तो यहाँ जब भी हम सेंट्रल बैंक की बात करेंगे तो हम आरबीआई के बारे में बात कर रहे हैं। तो 3 ऑप्शन मैनेजिंग कैपिटल फ्लो को मैनेज करने के लिए है। क्या क्या है वो ऑप्शन? पहला ऑप्शन जो है, नॉट टू इंटरवेन इन फॉरेक्स मार्केट एंड लेट द एक्सचेंज रेट बियर द बर्डन ऑफ एडजस्टमेंट। हमें फॉरेक्स मार्केट में इंटरवेन नहीं करना है और एक्सचेंज रेट को खुद ही बेयर करना है, एडजस्टमेंट को। विल अनड्यू एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन नॉट फर्दर वाइडन द करंट अकाउंट एंड व्हाट विल इम्प्लीकेशन बी फॉर फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी। लेकिन इसका हमारा जो है फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी पे इफेक्ट हो सकता है। अभी दूसरा जो है वो हमारा है, सेंट्रल बैंक कैन इंटरवीन इन द फॉरेस्ट मार्केट्स बट रिफ्रेन फ्रॉम स्टेरिलाइजेशन। सेंट्रल बैंक जो है वो फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करेगी, लेकिन स्टेरिलाइजेशन से वो बची रहेगी। फर्स्ट में क्या था फ्रेंड कि वो फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन नहीं करेगी, और जो फॉरेक्स रेट में जो एडजस्टमेंट हो रही है वो एक्सचेंज रेट को बेयर करने के लिए कहा है। सेकेंड में कह रहा है कि सेंट्रल मार्केट इंटरवेन तो करेगी लेकिन स्टेरिलाइजेशन से वो बचेगी। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि वो स्टेरिलाइज भी करेगी और इंटरवेंशन भी करेगी। तो स्टेरिलाइज इंटरवेंशन कैन एक्सरबेट फिजिकल प्रेशर बट दिस नीड्स टू बी असेस्ड अगेंस्ट द बेनिफिट ऑफ माइक्रो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इससे फ्रेंड हमारा जो फिजिकल प्रेशर जो है वो तो ठीक हो सकता है, लेकिन उसके हमें बेनिफिट भी देखने होंगे मैक्रो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के स्तर पे। अभी जो हमारा तीसरा कंसर्न है वो है डीक्लॉगिंग मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। इंडियन इकोनॉमी गॉट इम्पैक्टेड बाय द कंटेजियन थ्रू ऑल द चैनल्स। इंडियन इकोनॉमी कैसे किस किस चीज़ों से इम्पैक्ट होती है फ्रेंड? पहला तो है फिनेंशियल चैनल, दूसरा है रियल चैनल और तीसरा है कॉन्फिडेंस चैनल। अब देखिए ये फैक्टर इसको कैसे इफेक्ट करते हैं। The higher rate of interest offered by the small saving instruments which discourage bank from reducing deposit rate। जब स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे तो वो बैंकों को उनके डिपॉजिट रेट कम करने के लिए डिस्करेज करेंगे। हाई कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट रेज्ड बाय बैंक ड्यूरिंग अर्लियर टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी रिजाइम विच रेज देयर वेटेज एवरेज कॉस्ट। अगर बैंक अब हाई कॉस्ट डिपॉजिट अगर ले रही है, मतलब जो डिपॉजिट हम ले रहे हैं उस पर हमें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है बैंकों को, तो उनका जो वेटेज एवरेज कॉस्ट है वो भी बढ़ेगा। वेटेज एवरेज कॉस्ट फ्रेंड हम लोग बीएफएम में देखेंगे कि ये वेटेज एवरेज कॉस्ट क्या है। एंड द लार्ज गवर्नमेंट बोरोइंग प्रोग्राम, और बैंकों को लार्ज गवर्नमेंट बोरोइंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना होगा विच पुश्ड अप यील्ड्स ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यील्ड को बढ़ाएगा। These factors which impeded monetary transmission were in play even before the crisis. A definite task going forward will be to address the impediment to monetary transmission. तो हमें एक डेफिनेट टास्क करना होगा जो कि हमारे मॉनेटरी ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर सके। तो ये हमारा तीसरा कंसर्न हो गया फ्रेंड। चौथा कंसर्न क्या है हमारा? फिस्कल स्टिमुलस, विड्रॉल एंड क्वालिटी ऑफ एडजस्टमेंट। इसमें फ्रेंड देखिए क्या कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो फिस्कल डेफिसिट थी हमारी 2007-8 में ये 2.7% थी और 9-10 में 6.8% हो गई। तो हमें इसको कम करने की ज़रूरत है। अभी एज ऑन डेट हमारा जो फरवरी 2019 का जो डेटा है फ्रेंड, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 5.07% है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 3.8% ऑफ जीडीपी हमारा एस्टिमेट किया गया है ड्यू टू कोविड-19।
तो दिस डेफिसिट आर लार्ज एंड नीड टू बी रोल्ड बैक। तो ये डेफिसिट जो है ये हमारा बहुत ही ज़्यादा है और ये हमें कम करने की ज़रूरत है। व्हाट इज स्कोप फॉर एडजस्टमेंट, व्हाट लेसन डज आवर पास्ट एक्सपीरियंस ऑफर। तो हमें देखना होगा कि हम इसमें क्या एडजस्ट कर सकते हैं और हम अपने पास्ट जो हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं उससे हम क्या सीख सकते हैं। Discipline imposed by the Financial Responsibility and Budget Management Act, the center's fiscal deficit came down from 6.2% of GDP in 2001 to 2.7% in 2007-8। फ्रेंड ये हमने पीछे भी देखा है कि 2001-2 में हमारा 6.2% फिजिकल डेफिसिट जो था वो FRBM एक्ट आने की वजह से ये 2007-8 में 2.7% हो गया। स्टेट गवर्नमेंट के भी जो GDP थे वो 4.1% से कम होकर 1.5% हो गए। तो thus we saw a large adjustment over a relatively small period। एक बहुत ही कम समय में लार्ज एडजस्टमेंट हम लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है। तो दिस पास्ट एक्सपीरियंस विद फिजिकल एडजस्टमेंट मे रेज होप्स दैट विल बी एबल टू रोल बैक द रिसेंट फिजिकल डेफिसिट। ये एक हमारे लिए होप हो सकता है फ्रेंड कि हम लोग अपने जो रिसेंट के फिजिकल डेफिसिट हैं उसमें रोल बैक कर सकते हैं। बट सच ए सिंपलिस्टिक अप्रोच में बी मिसलीडिंग। ऐसे सिंपलिस्टिक अप्रोच जो है वो मिसलीडिंग भी हो सकते हैं। ए लार्ज पार्ट ऑफ आवर फिजिकल डेफिसिट इज स्ट्रक्चरल एंड नॉट साइक्लिकल, क्योंकि हमारा फिजिकल डेफिसिट का एक लार्ज पार्ट जो है वो स्ट्रक्चरल है, वो साइक्लिकल नहीं है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्नॉलेज दिस इन ऑर्डर टू डिफाइन द प्रॉब्लम एंड एसेस द इनॉर्मिटी ऑफ द चैलेंजेस। तो हमें यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम को डिफाइन करना होगा, उनको एसेस करना होगा और चैलेंजेस को किस तरीके से हम कम कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं उसके लिए हमें सोचना होगा। तो 3 इशूज आर इम्पॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें हमारा जो 3 इशू है वो इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या वो इशू है? पहला इशू जो है वो है दिस कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एडजस्टमेंट ओवर ए साइकिल। फिजिकल एडजस्टमेंट ओवर ए साइकिल इज इनएडवाइजेबल फॉर अस। ये हमारे लिए इनएडवाइजेबल है। एडजस्टमेंट ओवर ए साइकिल इज फॉर मैच्योर एंड एडवांस इकोनॉमीज। जैसे किसी एक साइकिल में एडजस्टमेंट करना ये एक एडवांस और मैच्योर इकोनॉमी के लिए है, हमारे लिए ये सस्टेनेबल नहीं हो सकता है। दूसरा जो है वी मस्ट फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ फिजिकल एडजस्टमेंट, नॉट जस्ट चेज ए न्यूमेरिकल टारगेट। हमें अपने फिजिकल एडजस्टमेंट की क्वालिटी पे फोकस करना होगा, ना कि हमें एक न्यूमेरिकल टारगेट अचीव करना है। तीसरा क्या है? वी कैन नॉट सिट बैक एंड होप दैट टैक्स इंक्रीज विल डिलीवर फिजिकल कंसोलिडेशन ऑन ए प्लेटर। हम ऐसे चुपचाप बैठे नहीं रह सकते हैं कि टैक्स बढ़ता रहेगा और उससे हमारा जो फिजिकल कंसोलिडेशन है वो ठीक होता रहेगा। हमें वी नीड टू वर्क सीरियसली ऑन एक्सपेंडिचर कंप्रेशन। हमें हमारे एक्सपेंडिचर को कम करने के ऊपर भी ध्यान देना है। अभी हमारा फ्रेंड 5वां और लास्ट जो कंसर्न है वो देखिए क्या है। 5th कंसर्न इज आवर फिनेंशियल स्टेबिलिटी, फिनेंशियल इंक्लूजन एंड ग्रोथ। तो फिनेंशियल सेक्टर के जो रेगुलेशन है उसे हमें और भी मजबूत करना है। जैसे हमारी बेसल कमेटी जो है वो बैंकिंग सुपरविजन और फिनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो है उन्होंने कुछ क्राइटेरिया बनाए हैं बैंकों के लिए, कुछ रूल्स हैं जो कि बैंकों को फॉलो करना है। तो वो क्या क्या है? देयर आर प्रपोजल दैट वुड रेज द रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक्स। बैंकों को कुछ रिजर्व रिक्वायरमेंट भी है, उनको कुछ अपने कैपिटल का कुछ पार्ट जो है वो रिजर्व रखना होता है। न्यू रेगुलेशन फॉर लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स। हमारी जो ALM मैनेजमेंट है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, वहाँ पे हम लोग लिक्विडिटी कैसे रिक्वायर करेंगे, उसको कैसे मैनेज करेंगे, उसको वो लोग मैनेज करते हैं। देयर आर ऑल्सो प्रपोजल्स टू रिक्वायर बैंक टू होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। हमें रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम लोग गवर्नमेंट से, बैंक जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होल्ड करती है। अभी यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि वी हैव ट्रेडिशनली यूज्ड ए वैरायटी ऑफ प्रूडेंशियल मेजर्स सच एज स्पेसिफाइंग एक्सपोजर नॉर्म्स एंड प्रीएम्प्टिव टाइटनिंग ऑफ रिस्क वेट एंड प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स। हम अभी फ्रेंड्स बैंकों में काफ़ी सारे सेफगार्ड्स मेजर हैं फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। उसमें क्या क्या है? हमारे एक्सपोजर नॉर्म्स हैं कि बैंक्स अपने कितने जो उनके कैपिटल है उसका कितना तक वो लोन दे सकती है, वो हमारे एक्सपोजर नॉर्म्स में आता है।
प्रीएम्प्टनी टाइटनिंग ऑफ रिस्क वेट है। हमारा रिस्क वेट आज हम लोग लोन जो देते हैं वो रिस्क के बेसिस पे देते हैं, इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि हम लोग बैंकों में लोन देने के पहले उसको रिस्क रेटिंग करते हैं। तो रिस्क वेट का मतलब है फ्रेंड्स कि लोन का टेन्योर क्या है, लोन में सिक्योरिटी की वैल्यू क्या है, बोरोवर का एज क्या है, ये सारे रिस्क वेट में आती है। फिर है प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स। प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स हम लोग जो एनपीए लोन्स के ऊपर प्रोविजनिंग करते हैं वो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स में आता है। आजकल तो हम लोग अब अपने स्टैंडर्ड एसेट के ऊपर भी प्रोविजनिंग करना शुरू कर दिए हैं, तो वो हमारा प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स है। तो सिमिलरली एक्सपोजर नॉर्म्स ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंसंट्रेशन रिस्क। जो हमारा एक्सपोजर नॉर्म है वो कंसंट्रेशन रिस्क के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करता है। और इससे क्या है फ्रेंड्स, हमारा फिनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो और भी मजबूत होता है। अभी इसमें हमारा नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हाट पोटेंशियल बेनिफिट्स आर वी विलिंग टू गिव अप इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ए ब्लैक स्वैन इवेंट। और फ्रेंड हमें ये देखना है कि हम कितना बेनिफिट जो है वो गिव अप कर सकते हैं। अगर हमें ये एक फ्रेज है ब्लैक स्वैन इवेंट, मतलब किसी भी एक बुरी अवस्था से लड़ने के लिए हम कुछ चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ता है, तो उसको इस लाइन में कहा गया है कि ये मैनेजिंग दिस चैलेंज दैट इज़ टू डिटरमाइन हाउ मच टू टाइटन एंड व्हेन इज़ मोर अ क्वेश्चन ऑफ गुड जजमेंट रैदर दैन एनालिटिकल स्किल। मतलब किसी भी चैलेंज को हमें कैसे डिटरमाइन करना है, उसको कैसे प्लानिंग करनी है, उसको कैसे रोकना है, ये सब कुछ जो है ये हमारा एक जजमेंटल होना चाहिए, गुड जजमेंट के बेसिस पे होना चाहिए, ना कि एनालिटिकल स्किल के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। This judgment skill is one that central bank, especially in developing countries such as India, need to be honed as they simultaneously pursue the objective of growth and financial stability। तो इस तरीके के जो जजमेंट स्किल हैं वो सेंट्रल बैंक को ही लेने हैं, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़। जैसे हमारा इंडिया जो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है, तो यहाँ पे इस तरीके के जजमेंट स्किल कौन लेता है, सेंट्रल बैंक लेता है। और सेंट्रल बैंक हमारा कौन है, आरबीआई है। और इस तरीके से हम अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा चैप्टर था, हमारा एबीएम का मॉड्यूल ए का लास्ट चैप्टर। नेक्स्ट सेशन से हम लोग अपने मॉड्यूल बी के चैप्टर्स देखेंगे जो कि बिजनेस मैथमेटिक्स है। तो फ्रेंड अब आप अच्छे से इसका रिवीजन करिए, और हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमारे वीडियो को थम्स अप और थम्स डाउन बटन को प्रेस करके लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करने से जब भी कोई नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलेगी। और फ्रेंड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कीप फॉलोइंग आवर चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को शेयर करिए। और जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे हमारा जो नॉलेज है वो उतना ही बढ़ेगा। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फ्रेंड्स।